नमस्कार, मैं सलंतवा राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में जो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन। तो समझते हैं विलयन क्या होता है। और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से लगभग में 7 अंक का फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, इस चैप्टर की प्रत्येक वीडियो को क्रम से, ध्यान से और विधिवत रूप से नोट बना करके पढ़िएगा। यदि आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला। ध्यान रखें। और इसमें मोलरता और इससे अंक के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं, मैं सभी को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है विलयन यानी सोल्यूशन। विलयन, विलयन चैप्टर का नाम जो है विलयन है। विलयन कहें तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। विलयन कहें तो सॉल्यूशन, यानी चैप्टर का जो नाम है हमारा विलयन या सॉल्यूशन यानी विलयन। तो सबसे पहले विलयन होता क्या है? विलयन देखें, विलयन होता क्या? जैसे ये है, कोई मान लेते हैं पात्र है, ये एक बाल्टी है या डिब्बा है, कोई पात्र है मान लिया मैंने। और इस पात्र में मैंने क्या किया? इस पात्र में मैंने किया क्या? थोड़ी चीनी डाल दी। ये चीनी के कण हैं, ये चीनी के कण हैं। और मैंने क्या किया? इसमें चीनी के कण के साथ साथ थोड़ा पानी और डाल दिया, यानी जल डाल दिया। तो ये जल डाल दिया मैंने, इसमें जल। और अभी तो ये अलग अलग था, मैंने इसको हिलाया, यानी खूब हिलाने के पश्चात जब ये मैंने इसे हिला दिया तब इसमें हुआ क्या? एक ये स्थिति आ गई, इसमें जो ये चीनी के कण थे वो विलीन हो गए किसमें? जल में। तो चीनी के कण दिखाई नहीं पड़ रहे थे, चीनी के कण नहीं दिखाई पड़े, केवल हमें जल के कण दिखाई पड़े। वो भी थोड़े, जल की सांद्रता बढ़ गई, जल का जो है गाढ़ापन ज़्यादा हो गया। पहले पतला था और अब ये जल कैसा हो गया? गाढ़ा जल हो गया, इस प्रकार का हो गया। तो यही जो प्राप्त हुआ है इसी को हम कहते हैं विलयन। ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसी को कहते हैं हम लोग विलयन। तो विलयन की परिभाषा क्या होती है तो समझेंगे विधिवत रूप से विलयन की परिभाषा होती क्या है। तो देखिए, जैसे इसमें दो मान लेते हैं, इसमें चीनी लिया और मान लेते हैं हम लोग इसमें नींबू भी डाल दें। यदि हम लोग क्या करें, इसमें नींबू भी डाल दें, नींबू को काट लिया मैंने, मान लेते हैं ये नींबू मैंने डाल दिया इसमें। अब मैंने नींबू को इसमें डाल दिया। जब ये नींबू मैंने डाल दिया इसमें, इस प्रकार निचोड़ दिया मगर, तब इसमें से 2-3 बूंद मान लेते हैं इसका, तो इसमें 2 या 2 से अधिक अवयव हो गए। 2 या मान लेते हैं 2 ही अवयव थे, फिर भी हमारा विलयन है। 2 या 2 से अधिक अवयवों को मिलाने से हम अवयवों का समांगी मिश्रण, मतलब 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो समांगी मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाए, समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन। तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक विलयनों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक, समझ गए? तो अब इसमें 2 या 2 से, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, नमक और पानी यानी नमक और जल का मिश्रण, जल का, चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये क्या कहलाते हैं? सब, इन सभी को हम विलयन कहते हैं। जैसे शरबत बनाते हो हम लोग, तो वही क्या होता है? एक प्रकार का विलयन ही होता है। ठीक है। और इस चैप्टर को विधिवत रूप से समझे, मैं एक एक पहले बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। चीजें बहुत ऊंची ऊंची यानी बड़ी बड़ी चीजें भी आएंगी इस चैप्टर में। आपको IIT, GMAT, GCAP इन सभी लेवल का पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखें। तो एक एक चीज को नोट करते रहिए, विधिवत रूप से समझें। अब इसके बाद विलयन को
विलयन के दो पार्ट होते हैं। अब इसमें बात आती है, हम चीनी को क्या नाम दे देंगे और पानी को क्या नाम दे देंगे। तो चीनी को हमने नाम दे दिया विलय, चीनी को हम नाम दे देते हैं, एक सुंदर सा नाम देते हैं विलय, और पानी को नाम देते हैं विलायक, विलायक, विलय और विलायक, विलय और विलायक। अब बात आती है विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। यानी विलयन जो बनता है मिलकर के, जो हमारा विलयन बनता है, विलयन जो बनता है मिलकर के किससे, विलय और विलायक से बनता है, विलय और विलायक से मिलकर के बनता है। तो इसमें विलय क्या होता है, तो विलय क्या होता है, विलय को समझेंगे। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, मान लेते हैं पानी तो हम लोग ज़्यादा डालेंगे, पानी को क्या करेंगे हम लोग ज़्यादा डालेंगे, तब जो है थोड़ा शरबत हमें प्राप्त होगा। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, विलयन में जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलय, विलय यानी कम होती, सॉरी, विलयन में जिस अवयव की या जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलय। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है, मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम लोग सुंदर सा नाम देंगे, उसे हम लोग नाम देते हैं विलय का, विलय कहलाता है, विलय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। यानी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह कहलाता है विलय, और यदि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा, ये सब पॉइंट नोट करते हैं, नोट बनाने का यही तरीका है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रत्येक चीज़ को, इसीलिए मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, क्योंकि आप नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा शब्द यानी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विलायक। उसे क्या कहा जाएगा, विलायक कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है, समझ लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब विलय और विलायक तो हम समझ चुके हैं, विलयन भी समझ चुके हैं। अब विलयन की सांद्रता, और जो पढ़ना है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमें सांद्रता पे ही बात करनी है, सांद्रता के बारे में विधिवत रूप से पढ़ना है। तो सांद्रता होती क्या, देखें तो डालेंगे हेडिंग विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता होती क्या है, तो विलयन की सांद्रता को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे, और ये जो है मेन सांद्रता को ही इस पूर्ण चैप्टर में पढ़ाया गया है। ये पूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे तो टोटल सांद्रता को ही पढ़ाया गया और कुछ नहीं है, सांद्रता को ही पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले डालेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की अच्छा, इस हेडिंग से पहले कुछ चीजें और समझ लें, उसी ऊपर ही लिख लेना, विलयन की प्रावस्था क्या होती है, विलयन की प्रावस्था। तो हेडिंग डालेंगे विलयन की प्रावस्था। देखें, विलयन की प्रावस्था, विलयन की प्रावस्था, तो मतलब विलयन की प्रावस्था मतलब होता क्या, विलयन की प्रावस्था क्या होती है। तो मैं विलयन की प्रावस्था को बता दूं, जैसे मान लेते हैं आपने चीनी और जल को घोला, तो आपका जो विलयन बनेगा, चीनी क्या है, हमारा ठोस है, चीनी क्या है, हमारा ठोस है, जल क्या है, द्रव है, जल जो है हमारा द्रव है, तो विलयन कैसा होगा, द्रव, विलयन कैसा होगा, द्रव। अब मान लेते हैं, क्योंकि चीनी क्या है, हमारा विलय है, चीनी जो है हमारा विलय है, और जल क्या है, विलायक है। तो यहाँ से एक चीज मिल रही है, विलयन की प्रावस्था वही होती है जो विलायक की होती है। विलयन की प्रावस्था
विलायक की प्रावस्था ही होती है, यानी विलयन की प्रावस्था वही होती है जो हमारी विलायक की प्रावस्था होती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं समझता हूँ विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता होती क्या है, समझे। या तो हम ये भी कह सकते हैं विलयन तथा विलायक के गुण मिलते हैं, विलयन तथा विलायक के गुण समान होते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब विलयन की सांद्रता को विधिवत रूप से अब समझेंगे विलयन की सांद्रता होती क्या है। तो देखें विलयन की सांद्रता, यदि मान लेते हैं ये आपने इसमें 1 लीटर पानी लिया, ये 1 लीटर पानी है, आपने भर दिया, और ये पानी हमारा है क्या, मैंने बताया ये हमारा है विलायक, ये क्या है हमारा विलायक है, पानी क्या है हमारा विलायक है। अब इसमें हमने क्या किया, चीनी डाल दी, चीनी, तो चीनी इसमें डाली क्या हमने 200 ग्राम चीनी डाल दी, 200 ग्राम चीनी डाल दी। तो विलयन की सांद्रता होती क्या है, और ये विलयन जो विलायक यानी जल कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर है। तो इसमें क्या रखेंगे, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर, अब मान लेते हैं पूरा सिस्टम, मान लेते हैं कुछ भी, मान लिया 800 ग्राम पानी, यहाँ पर समझ लिया 800 ग्राम हमारा क्या है, पानी है, और ये चीनी कितनी है, 200 ग्राम। तो टोटल जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर, वो प्राप्त हुआ 1 लीटर का, 1 लीटर का, यानी वजन तो बढ़ेगा ही, तो मान लिया 1 लीटर का। तो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय, यानी कितनी चीनी डाली थी, 200 ग्राम, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। तो इसमें पॉइंट लिख लेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित या उपस्थित विलय की मात्रा ही लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर पानी में आपने कितनी चीनी डाली है, वही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। थोड़ी मैं स्विंग डालता हूँ क्योंकि ये जो है दिक्कत कर रहा है हमारा मार्कर। और इंक इसमें लगभग पड़ी है बहुत ज़्यादा भी, फिर भी दिक्कत कर रहा है ये। हाँ, अब देखें विलयन की सांद्रता को मैंने बता दिया है। तो विलयन की सांद्रता को आप समझ गए होंगे, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब डालेंगे सांद्रता को, यानी सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले पद, सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले पद,
करने वाले पद। सांद्रता को कौन से पद प्रदर्शित करते हैं? तो सांद्रता को जो प्रदर्शित करने वाले पद हैं वो दो प्रकार के हैं। पहले पद की बात करें तो पहले में होता है ताप पर निर्भर करने वाले पद, ताप पर निर्भर करने वाले पद, पहला पॉइंट। ताप पर निर्भर करने वाले पद, निर्भर करने वाले पद। और फिर होता है ताप पर ना निर्भर करने वाले पद या ताप पर अनिर्भर पद। ताप पर अनिर्भर यानी जो निर्भर नहीं है, अनिर्भर पद, यानी ताप पर निर्भर करने वाले पद और जो ताप पर निर्भर नहीं करते वो पद। तो जैसे अब ताप पर निर्भर करने वाले कौन कौन से पद हैं उनको समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, ये पानी है और इसी में आपने क्या की, चीनी डाल दी थोड़ी। इसी विलयन में आपने क्या की, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, ये आपने चीनी डाल दी इसमें। जब आपने इसमें चीनी डाल दी तो इसके बाद ये बन गया, इस प्रकार का शरबत बन गया हमारा। अब हमने क्या किया, इसे स्टोव पे यानी चूल्हे पे चला दिया तो इसमें हुआ क्या, जलने लगा, नीचे आग जलाई। तो स्थिति क्या होती है, इसे मैंने खुला छोड़ा है, क्या किया मैंने, खुला छोड़ दिया, या मान लेते हैं खुला मैंने छोड़ दिया है। तो स्थिति क्या होगी इसमें से जो है इसका आयतन पहले था 1 लीटर और फिर वाष्पित होकर के पानी इसका क्या होगा, निकल जाएगा। इसका पानी क्या होगा, वाष्पित होकर के निकल जाएगा। इसका जो आयतन पहले 1 लीटर हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, इसका आयतन हो गया कम। अब इसका आयतन क्या हुआ हमारा, कम हो गया। पहले आयतन ज़्यादा था, अब आयतन इसका हो गया है कम। तो इसका मतलब और समझ लें, आयतन मान लेते इसे बंद कर दें, समझे। अच्छा आप क्या रहे, आयतन कम हो गया, इससे मैं मान लेते हैं अब क्या ढक दिया मैंने, समझो दूसरी तरीके से, और मैंने इसे प्लेट से ढक दिया, ये मैंने प्लेट ऊपर लगा दी, ठीक है। अब मैंने नीचे से आग जलाना स्टार्ट कर दिया और स्थिति क्या, ये खोलेगा, ये खोलता है तो मतलब उबलता है। तो इस प्रकार ये क्रियाकलाप करता है ना, इस प्रकार। तो पहले इसका आयतन इतना ही था और जब मैंने इसे उबाला तो इतना बढ़ गया। तो इसका मतलब ताप जैसे बढ़ा तो आयतन क्या हुआ, बढ़ा, आयतन क्या हुआ, बढ़ा। अच्छा पहले भी मान, और ये इसका पूरा वजन इस सिस्टम का था इतना का, 1 किलोग्राम था। और गर्म करने के पश्चात ध्यान रहे, अब मैंने ऊपर से ढक दिया है। ऊपर से ढकने का मतलब इससे अब कोई भी चीज़ निकल नहीं पाएगी, इससे अब कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा पाएगी। तो अब ये ऊपर से ढका हुआ है तो एक कार्य होगा, इसका वजन तो वही रहेगा परंतु इसका आयतन क्या होगा, बदल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ताप पर प्रदर्शित जो है, ताप पर निर्भर करने वाले द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान। अब देखो द्रव्यमान तो हमारा निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है और आयतन ताप पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे पर जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता लिखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो है, हमारे आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो द्रव्यमान हमारा क्या होता है, बदलता नहीं, और आयतन हमारा ताप पड़ने से बदल जाता है, ताप के प्रभाव से प्रभावित होता है। और इसी प्रकार देखें, यदि आयतन परसेंट निकालें, यानी आयतन प्रतिशतता निकालें तो भी क्या होगा, ये ताप पर निर्भर करेगी, क्योंकि आयतन क्या होता है, घट सकता है और बढ़ भी सकता है, किसके चलते, ताप के चलते। तो आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ये हो गया आयतन प्रतिशतता। और देखें यदि यहाँ पर आयतन इसके बाद मान लेते हैं, ये तो हमने निकाला है प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में, यानी प्रत्येक 100 में था। अब मैं निकालूंगा ppm, यानी इसे हम कहेंगे ppm, प्रतिशत ppm, ये भी हो जाएगा ppm, परसेंट पर मिलियन, परसेंट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का यानी इकाई, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
तो कितने हो गए, 10 के आगे 6 जीरो, तो इसे हम 10 की पावर 6 के रूप में लिखेंगे ना, 10 लाख को 10 की पावर 6 के रूप में लिखेंगे। तो पीपीएम डब्ल्यू आयतन, पीपीएम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये भी क्या है, यानी ये तो मैंने 100 के लिए निकाली और मान लेते हैं 1 लाख 10 लाख के लिए निकाला तब भी वही प्रतिशत होगा, मतलब वही नहीं, थोड़ा बढ़ेगा जो है परिवर्तन, तो फिर भी होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी होगा पीएम वी यानी वॉल्यूम यानी आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ये आयतन प्रतिशतता। अब देखें, ये तो पॉइंट आपको समझ में आएंगे और आगे के जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ उन्हें आप आगे इसी वीडियो में या इस वीडियो में तो अगली वीडियो में समझेंगे, तो उनको लिखेंगे एक। फिर उसके बाद आता है मोलरता, मोलरता को ही समझेंगे। मोलरता क्या होती है, मोलरता भी ताप से प्रभावित होती है। फिर मोलरता के बाद आती है सामर्थ्य, सामर्थ्य आती है, ये भी ताप पर प्रभावित होती है। सामर्थ्य के बाद आती है नार्मलता, नार्मलता आती है, ये भी जो है हमारी क्या होती है, ताप से प्रभावित होती है। और नॉर्मलता के पश्चात आती है फॉर्मलता, ये भी जो है हमारी क्या होती है, ताप से प्रभावित होती है। ये जो है ताप पर प्रभावित होने वाले सांद्रता के पद हैं, यानी ताप से प्रभावित होने वाले या ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता के पद आपके ये इधर हुए। और जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं तो उनको समझें। तो ताप पर जो निर्भर नहीं करते हैं, और ये टेबल आप लोग बना लीजिएगा, इस टेबल को जरूर बनाइएगा अपनी कॉपी में। ताप पर अनिर्भर यानी जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ताप पर कौन कौन नहीं निर्भर करता है। ताप पर जो निर्भर नहीं करता है वो द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। और उसके पश्चात द्रव्यमान जो प्रतिशतता होती है तो परसेंट के लिए थी, और ये जो होती है पीपीएम परसेंट पर मिलियन में भी ये द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, ताप पर अनिर्भर रहती है, ताप पर अनिर्भर होती है। यानी द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब देखें और समझ आगे, ये तो ताप पर, और इसके बाद एक पॉइंट आता है, यानी ये तो ताप पर निर्भर करने, और इसके जो मोललता होती है, मोललता वो हमारी ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोललता को समझेंगे, मोललता क्या होती है, जो कि हमारी ताप पर निर्भर नहीं करती। और मोललता के साथ साथ एक और पॉइंट होता है जो होता है मोल प्रभाज। ये इतने पॉइंट हुए सांद्रता के पद, इनको हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे, यानी कौन से ताप पर निर्भर करते हैं और कौन से ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं कुछ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बिल्कुल लिखें कॉपी आप से। चलो अब देखें, अब इसमें सांद्रता जो ताप पर निर्भर करने वाले पदों को सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद ताप पर निर्भर करने वाले पद क्या हैं, और एक एक पॉइंट को हमें समझना भी है, विधिवत रूप से समझना है। तो अब डालेंगे ताप पर निर्भर करने वाले पद, सांद्रता के ताप पर निर्भर करने वाले पद, सांद्रता के ताप पर निर्भर करने वाले पद, सांद्रता के ताप पर निर्भर करने वाले पद, निर्भर करने वाले पद। सांद्रता के ताप पर निर्भर करने वाले पदों में मैंने पहला बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो पहला पॉइंट डाल देंगे
द्रव्यमान आयतन यानी WYV%, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यदि हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखें। तो यानी WYV% तो होता है द्रव्यमान किसका है भैया, विलय की मात्रा, यानी द्रव्यमान विलय की मात्रा, इसमें लिखेंगे विलय की मात्रा को लेंगे, विलय की मात्रा यानी जो है ग्राम में लेंगे, किस में लेंगे, ग्राम में, ये ली जाएगी ग्राम में। और विलियन का आयतन लिया जाएगा किसमें, लीटर में। विलियन का आयतन किसमें लेंगे हम लोग, लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। और हमें प्रतिशतता निकालनी है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। कहीं पर भी हमें निकालनी पड़ जाए तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ऊपर क्या है, विलय की मात्रा लिखेंगे, नीचे विलियन का आयतन लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100, ये हमें मिल जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, ये तो हुआ हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखें इसी प्रकार अब देखते हैं आयतन परसेंट, यानी VYV%, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता क्या होती है, आयतन प्रतिशतता होती क्या है। तो देखिए इसे आयतन प्रतिशतता में सबसे पहले जो आयतन प्रतिशतता यानी V/V% में लिखेंगे विलयन का आयतन, विलय का आयतन। मैं विलय को बता चुका हूं विलय क्या होता है। यदि आप वीडियो 20 से देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, शुरुआत से देखिए। विलय का आयतन इन लीटर, विलय का आयतन, और किसमें है आपका, ये लीटर में है। और इसके पश्चात आता है विलियन का आयतन, वो भी किसमें होगा, लीटर में। विलियन का आयतन लीटर। अब ध्यान रखिए लीटर में कहीं क्योंकि प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो इसे लीटर में ना रख के हम रखेंगे मिलीलीटर में। इसे हम लोग रखेंगे किसमें, मिलीलीटर में, और इंटू कर देंगे 100। ये जो हमें मिल जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि पीपीएम निकालना चाहें, यदि मान लेते हैं परसेंट पर मोल, यदि इसी को यानी पीपीएम परसेंट द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज पीपीएम बराबर जो होगा WYV, और ऊपर लिखेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और किसमें होगी, ये ग्राम में होगी, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू कर देंगे 10⁶। मैंने आपको अभी तक परसेंट पर मोल के लिए बात की गई है, ये बात किसके लिए, परसेंट पर मोल के लिए बात की गई है। इसी प्रकार यदि इसका भी निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 10⁶ से गुणा कर देंगे। ये सब लिख लेने, अपने आप लिखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग समझते हैं मोलरता क्या होती है, क्योंकि उसके बाद हम लोग समझेंगे जो ताप पर अनिर्भर सांद्रता के पद, जो ताप पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। मोलरता क्या होती है इसे मैं समझूंगा विद्युत रूप से।
तो मोलरता क्या होती है, अब समझेंगे मोलरिटी यानी मोलरता। मोलरता मोलरिटी 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 तो मोलरिटी यानी क्या है, मोलरता होती क्या है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर समझिए एक एक पॉइंट को, अब थोड़ा दिमाग से समझना प्रत्येक चीज को, क्योंकि मैं भैया कह रहा हूँ यदि आपने शुरुआत से इसको थोड़ा सा रीव कर दिया, जरा सा नहीं समझे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करके देखिए, क्योंकि और इतनी बड़ी कोई चीज भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। यदि आप उसे समझ गए तो बहुत सी सिंपल। रटना तो देखो रट लेते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो रटना मना है, आप रटिए मत, समझिएगा, आप रटिए मत, समझिएगा। तो देखें मोलरता होती क्या है, समझेंगे इसे विधिवत रूप से, क्योंकि मोलरता को हमें विधिवत रूप से समझना है। तो ये मान लेते हैं ये पूरा विलियन है, और ये जो बिलियन है कितने लीटर का है, 1 लीटर का है, 1 लीटर का है, 1 लीटर का बिलियन है। अब इसमें हमने चीनी डाली थी, मान लेते हैं कितनी, चीनी 100 ग्राम डाली थी, मान लिया 100 ग्राम डाली चीनी। तो सांद्रता को मैंने बताया था 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता। परंतु यहां पर मोलरता में थोड़ी सी चेंज हुई, ज्यादा नहीं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब यहां पर वर्ड आ गया है, इसकी मात्रा को नहीं लिखेंगे, अब हमें लिखना है इसके मोल। अब मोल क्या होता है, तो मोल मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले मोल को समझते हैं, मोल क्या होता है। तो देखो जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने कहा 1 दर्जन केले दीजिए, दुकानदार से आपने कहा 1 दर्जन केले चाहिए, तो उस दुकानदार ने 1 दर्जन केला दिया, 1 दर्जन केले। तो आपने गिने तो 12 केले थे, 12 केले, ये तो था। आपने गिने कितने निकले, 12 केले, और 1 दर्जन केले यानी 12। अब इसी प्रकार मान लेते हैं यदि कहीं पर हम 12 पेन रख दें, 12 पेन रख दें, यदि यहाँ पर और यहाँ पर 12 पेन हैं, तो इन पेनों को हम कह देंगे ये पेन भी कितने हैं, 1 दर्जन। यदि मान लेते हैं 12 गेंदे हैं, यहाँ पर 12 गेंदे हैं, तो उनको भी हम लोग कह देंगे 1 दर्जन गेंदे, 1 दर्जन। यानी कोई भी यदि 12 चीज़ें मिल जाए तो हम कह देंगे 1 दर्जन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात आती है मोल। जैसे 1 मोल जो होता है, इसी जैसे 1 दर्जन, 1 दर्जन था 12 केलों के बराबर, यानी 12 वस्तुओं के बराबर। तो इसी प्रकार 1 मोल होता है 1.6023। कुछ मिस्टेक हो रही है, ये सॉरी ये वैल्यू नहीं होती, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 कण। अब ध्यान रखना ये कण होते हैं, यदि इतने ही कण कहीं पर एकत्रित मिल जाएं, कितने, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 कण यदि कहीं पर भीड़ लगा करके खड़े हैं, कहीं पर एकत्रित हैं, तो इनको हम ये नहीं कहेंगे इतने कण हैं, तो इनको हम एक सुंदर सा नाम दे देंगे 1 मोल। 1 मोल क्या कह देंगे, 1 मोल। जैसे 12 गेंदों को हमने 12 गेंदे ना कह करके कहा 1 दर्जन गेंदे, 12 केलों को ना कह करके हमने कहा 1 दर्जन केले, 12 पेनों को ना कह करके हमने कहा 1 दर्जन पेन। उसी प्रकार यदि कहीं पर इतने कण उपस्थित हों, यदि कहीं पर इतने बहुत ज़्यादा, कितने, 6.023 गुणे 10 की पावर 23, इतने कण कहीं पर भी यदि उपस्थित मिल जाएं,
तो इनको हम एक सुंदर सा नाम देंगे एक मोल। एक मोल कण उपस्थित है। तो अब देखें ये 100 ग्राम चीनी, अब 100 ग्राम चीनी में हम इतने इतने कण अलग करेंगे। अब आपको चीनी एक दाना जैसा दिखाई पड़ता है, उसमें तो बहुत से कण होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कण होते हैं, ध्यान रखें। तो इसमें से हम ये 100 ग्राम चीनी में देखेंगे कि कितने मोल हैं, कितने मोल। अब मोल को मैंने समझा दिया, ध्यान रखें, मोल को मैंने समझा दिया है। अब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, अब ये विलय है, अब इसके कितने मोल बनेंगे। अब इसके मोल हमें निकालने पड़ जाएं तो हम कैसे निकालेंगे। बात आती है कि हम मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। भाई 100 ग्राम चीनी दे दी, अब मान लेते हैं मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, सी जो है, जैसे एग्जाम्पल, अभी चीनी का सूत्र मुझे कंफर्म नहीं, दूसरे को बता देता हूँ, आप चीनी का उसी प्रकार निकाल देना, ठीक है। मैं थोड़ा कंफर्म नहीं चीनी का सूत्र, जैसे मान लेते हैं मैं निकाल देता हूँ NH3 अमोनिया का। अमोनिया मान लेते हैं आपने 200 ग्राम ले ली, 200 ग्राम अमोनिया। अब 200 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, क्योंकि 7 क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार ठीक लगभग में इसका दूना होता है, तो ये 14 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का होता है भैया, हाइड्रोजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो हाइड्रोजन का जब परमाणु क्रमांक 1 होता है, और कितने हैं कण, 3 कण हैं हाइड्रोजन के, तो 14 प्लस का 3 यानी 14 3 हो जाएगा 17। तो अमोनिया का जो अणुभार निकला है वो निकला है 17। अमोनिया का जो अणुभार निकला है वो 17 निकला है। तो अब तो जो मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, इसको विधिवत रूप से समझें, क्योंकि ये पॉइंट अभी लिखिए कुछ मत, इसका जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझा रहे हैं अभी आपको। मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे अभी मैंने बताया अमोनिया का जो भार था लगभग में निकला कितना, अमोनिया का भार 200 ग्राम मैंने था, और अणुभार निकाला मैंने 17। अणुभार कितना निकाला, 17। तो 17 एकन 17, 17 एकन 17, और बच गया कितना, यहाँ पर बच गया 3, और यहाँ हो गया 30, 17 एकन फिर 17 हो गया, 17 एकन 17, और फिर कितना बच गया यहाँ पर बच जाएगा हमारा 130। तो लगभग में 17 छिंगा, लगभग 17 छिंगा 119 कुछ ऐसे आएगा। तो मतलब 200 ग्राम अमोनिया में 11.6 मोल होंगे, 11.6 मोल होंगे। तो इसी प्रकार चीनी में हम लोग निकालेंगे, चीनी में कितने मोल हैं, कोई भी चीज़ दे दी जाए उसमें हम पहले क्या मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार हमें मिल जाएगी मोलों की संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी भार बटे अणुभार। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब मोलरता की परिभाषा को विधिवत रूप से समझेंगे, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को 1 लीटर एक लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
क्या कहलाती है भैया? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो हम प्रदर्शित करेंगे किससे भैया? एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो प्रदर्शित किया जाएगा एम से, तो एम बराबर जो मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा, यानी मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यानी विलय की मोलों की संख्या, यानी इसे हम यम से डिनोट करते हैं और विलय की मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं यन, और जो आयतन होता है लीटर में होता है, यानी आयतन को वी से डिनोट करेंगे और है किसमें? लीटर में। है किसमें? हमारा लीटर में। अच्छा, अभी मैंने यहाँ यन, इस फार्मूले को आप लोग डिब्बे में बंद करेंगे एक सुंदर से, और जो यन क्या है? यन, जहाँ यन बराबर मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होता क्या है? भार बटे अणुभार। तो भार यानी डब्लू, अणुभार को हम लोग यम से डिनोट करते हैं, अणुभार को जो डिनोट करते हैं हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अणुभार। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? अणुभार हुआ। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये हमारा क्या हुआ? अणुभार हुआ। अब देखें यहाँ से, यदि में यही जो एन का मान, ये जो यन का मान निकला, यानी यन बराबर हमारा जो निकला है, यन बराबर WY यम निकला है, और यही जो यन का मान उठा करके यदि मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, तो हमारा जो फार्मूला यानी मोलरता यम बराबर आ जाएगा WY यम अपान VL, और ये आपका VL ऊपर चला जाएगा, तो मोलरता यानी यम बराबर जो आपका आएगा, यम बराबर आएगा WY यम इंटू VL। ये क्या हो गया? हमारा मोलरता। ये जो है हमारा सूत्र हो गया किसका भैया? मोलरता का। ये जो फार्मूला हुआ हमारा किसका हुआ? मोलरता का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गई मोलरता की परिभाषा। इस पॉइंट को विधिवत रूप से लिखेंगे। मैंने सबसे पहले क्या था, एक बार फिर समझ लें दोबारा। मैंने 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता यम बराबर विलय के मोलों की संख्या लिख दिया, और अपान में विलयन का आयतन किसमें? इन लीटर, यानी लीटर में विलयन का आयतन लिखा जाएगा। अब देखें, विलय की मोलों की संख्या को हम लोग यन से डिनोट करते हैं, और जो आयतन को वी से डिनोट करते हैं, और जो कि है हमारा लीटर में, तो सफिक्स में यानी सफिक्स में हमने क्या लगा दिया? लीटर लगा दिया। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया, अब हमें यन की जगह पर हमें यन क्या है हमारा? जहाँ यन मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं? भार बटे अणुभार। तो भार को मान लेते हैं W और अणुभार को मान लेंगे MM। ये लिखा जाता है, ध्यान रखें। तो n बराबर आ गया W/mm, और जहाँ अब ये यन का मान है, यन का ये वाला मान उठा करके मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, तो W/m यानी m/mm अपान VL, ये आपका VL इसके यानी इसके साथ हो जाएगी इसकी गुणा। तो इस प्रकार हमारा W/mm इंटू VL, ये हमारी बन गई मोलरता की परिभाषा। मोलरता के लिए सूत्र निकल आया। ठीक है, अब हम समझेंगे सामर्थ्य क्या होती है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, एक एक चीज को विधिवत रूप से समझते रहें, नोट करते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आपको, यदि आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मजेदार समझ में आने वाला है, नहीं तो दिक्कत होगी, ध्यान रखना।
और अब देखें सामर्थ्य क्या होती है, और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सामर्थ्य यानी व्हाट इज, इसकी पावर कहें, सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ क्या है, सामर्थ्य कहें तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ डालेंगे हेडिंग व्हाट इज स्ट्रेंथ, 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 सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होती है, तो सामर्थ्य किसी विलयन में घुलनशील, अब कितना विलय घुला है, किसी विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा, यानी किसी विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। लिखेंगे किसी विलयन में, किसी विलयन में घुलनशील, किसी विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा, किसी विलयन में घुलनशील विलय की, किसी विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा, घुलने वाले यानी कितना घुला है, घुलनशील विलय की मात्रा ही विलयन की सामर्थ्य कहलाती है, विलयन की सामर्थ्य कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है, विलयन की क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। यानी किसी विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा ही, किसी विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, हमारी विलयन की सामर्थ्य कहलाती है। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं, इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे जो एस से प्रदर्शित करते हैं तो यश बराबर जो हो जाएगा, यश बराबर विलय की मात्रा है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, अपान में लिख देंगे, अपान में हम लोग लिखेंगे विलयन की या विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और विलय की जो मात्रा होगी उससे हम लोग लिखेंगे किस में, उससे लिखेंगे ग्राम में, और ये लिखा जाएगा लीटर में। तो यश बराबर जो आ जाएगा G/VL, G/VL आ जाएगा। अच्छा ये तो हमारा हुआ जहाँ G क्या है, ये सब चीज़ अपने आप लिख लेना, जहाँ हमारा G जो है विलयन का, विलय का द्रव्यमान, और ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। अब देखें यहाँ से, अब डालेंगे विलयन मोलरता तथा विलयन की सामर्थ्य में संबंध, या मोलरता तथा सामर्थ्य में संबंध, लिखेंगे सामर्थ्य तथा मोलरता में संबंध। इनमें हम लोग संबंध को समझते हैं, क्या संबंध होता है, मोलरता तथा सामर्थ्य में संबंध, मोलरता और सामर्थ्य में क्या संबंध है इसे समझते हैं। तो देखिए अभी मैंने मोलरता यानी यम बराबर पढ़ा था, यम बराबर जो फार्मूला निकला था, जो है निकला था WY इंटू VL, ये निकला था यम इंटू VL। और इसी को मैं थोड़ा प्रेम से यदि इस प्रकार लिख दूं, इसी को मैं यहाँ पर ये लिख दूं, यम बराबर 1/यम इंटू WY/VL लिख दूं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। ये हमारा फार्मूला हो गया। अभी मैंने एक चीज़ पढ़ी है, अभी मैंने सामर्थ्य बराबर क्या पढ़ा है, सामर्थ्य बराबर पढ़ा है भार और बटे आयतन, यानी विलयन का, विलय का भार और ये विलयन का आयतन, यहाँ पर लिख लेना है अपने आप, ठीक है। और इसे भार को हमने लिखा था इसमें ग्राम में,
तो भार लिखते तो भाई भार को डिनोट करते हैं W से, भार को डिनोट करेंगे W से, और विलयन का आयतन यानी VL हो जाएगा। तो यस बराबर जो निकल के आ गया W इंटू VL आ गया। तो यहाँ से अब ये W अपान VL, तो W अपान VL की जगह पर यदि मैं यस रख दूँ तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा यानी मोलरता यम बराबर आ जाएगा 1/m, और यहाँ पर आ जाएगा यस। तो जो अंततः जो हमारा फार्मूला जो मिलेगा सामर्थ्य बराबर, यानी तो यहाँ पर निकालें यानी यम बराबर जो आया यस बाई यम आया। तो अब मैं सामर्थ्य निकालना चाहूँ तो यस बराबर हो जाएगा यम इंटू यम, यस बराबर जो आएगा यम इंटू एम, जहाँ पर ये वाला यस यम जो है यम बराबर है मोलरता है, और यम बराबर जो है हमारा मोलर द्रव्यमान है, और यस बराबर क्या है सामर्थ्य है। तो यहाँ से एक संबंध निकला है, संबंध वो हमारा क्या निकला है, इसको विधिवत रूप से समझिए। संबंध को सामर्थ्य की यदि हम यहाँ से परिभाषा लिखना चाहें तो हमारी सामर्थ्य बराबर लिखेंगे अतः किसी विलयन की सामर्थ्य मोलरता तथा विलय की मोलरता तथा लिखेंगे किसी विलयन की सामर्थ्य विलयन की मोलरता तथा विलय के मोलर द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी यस बराबर जो हमारा निकला यम इंटू यम, इसे आप लोग एक डिब्बे में बंद कर लेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम मिलेंगे कल अगली वीडियो में। और आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ध्यान रखें, मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ यदि आपको पढ़ना है विधिवत रूप से एकदम गजब तरीके से तो आप पैड कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। हमारे 9118920840 पे व्हाट्सएप करें, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उस ग्रुप पर अब लिंक जाना बंद है। और इसके अतिरिक्त आपको पीडीएफ प्रत्येक वीडियो की जो पढ़ाया जा रहा है पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। उधर 2 चैप्टर की पीडीएफ जो है बहुत आज ही चली जाएगी। फिजिक्स के 2 चैप्टर उधर जो है संधारित्र तथा परावैद्युत, और एक चैप्टर जो है वैद्युत विभव वाला, ये 2 चैप्टर हमारे छूटे हुए हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। और यदि आप पढ़ें, विधिवत रूप से पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप पेन कॉपी को साथ में लेकर के बैठें। जो मैं बताता हूं उसे नोट करते रहें। आपको नोट परचेज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होने वाली, क्योंकि अपने हाथों से बनाया गया नोट सबसे सुपर नोट्स होता है। ध्यान रखें। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू। और आप लोग लाइक करना ना भूलें।